हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फोर्स एंड प्रेशर। अरेंज दीज वर्ड्स इनटू टू कॉलम्स बेस्ड ऑन वेदर दे रिप्रेजेंट अ पुश और अ पुल। वर्ड्स, अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, इनको करेक्टली अरेंज करना है दो कॉलम्स में। अगर वो पुश हो रहा है उसमें एक्टिविटी में, तो हमें उसको पुश के कॉलम में लिखना है, और अगर उस एक्टिविटी में पुल हो रहा है तो हमें वो पुल के कॉलम में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग अ डोर, तो डोर ओपन करने के लिए पुश करना होगा या पुल करना होगा। एंड लिफ्टिंग अ बैग, अगर आपको बैग लिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसको पुल करोगे। किकिंग अ बॉल, बॉल किक करनी है तो क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। सूटकेस को ड्रैग करना है। देन स्क्वीजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को स्क्वीज करना है, क्या होगा, पुश करेंगे उसको। रबर बैंड को स्ट्रेच करना है, रबर बैंड को स्ट्रेच करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सबको यहाँ पे कॉलम्स में लिखना है। Imagine trying to lift your school bag, open a door, squeeze a tube of toothpaste or kick a football. Each of these action requires the application of force. तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं सब में फोर्स अप्लाई होगी। Force is essential for initiating movement, altering speed, changing direction or reshaping an object. Whether it's a gentle push or a powerful kick, force is the driving actor behind every physical interaction we have with the world around us. तो अब चाहे आपको मूवमेंट इनिशिएट करना है, यानी मोशन स्टार्ट करना है, या फिर स्पीड चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करनी है, तो चाहे वो एक बहुत ही हल्का सा पुश है या चाहे बहुत ही पावरफुल किक है, हर चीज़ के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ये एसेंशियल फैक्टर होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे आसपास की जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फिजिकली इंटरेक्ट करेंगी। फोर्स, फोर्स इज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी which can change its state of rest or motion. The force applied to an object can vary in magnitude. The strength of a force is expressed by its magnitude, denoted by the letter F and measured in newtons. तो अब फोर्स क्या है, पुश या पुल, यानी किसी भी बॉडी को अगर आप पुश या पुल कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन पे है तो रेस्ट पे आ सकता है। तो ये क्या है, ये फोर्स की वजह से होता है। तो फोर्स किसी बॉडी पे जो हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं वो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स की कितनी स्ट्रेंथ अप्लाई हो रही है वो उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस होती है, जिसको हम कैपिटल एफ लेटर से डिनोट करते हैं, और इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स होती है। For force to act, two objects must interact. For example, a basketball will not move unless you push or throw it with your hands. Here, an interaction occurs between your hands and the basketball. When you hammer a nail into a wall, it moves into the wall because you apply force on the nail with the hammer. In this case, there's an interaction between the hammer and the nail. तो अगर फोर्स को एक्ट करना है तो दो ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बास्केटबॉल खुद से मूव नहीं करेगी जब तक आप उस पर पुश अप्लाई नहीं करोगे, मतलब जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे या फिर आप उसको अपने हैंड से थ्रो नहीं करोगे, तब तक वो मूव नहीं करेगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है आपके हैंड्स और फुटबॉल के बीच में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम हैमर करते हैं नेल को वॉल में, तो नेल क्या होगा, वॉल में मूव हो जाएगा अंदर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई करी है हैमर की हेल्प से उस नेल पे। तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, हैमर और नेल के बीच में हो रहा है। फोर्स एज अ पुश, to open a door from inside, we push it. To move a shopping trolley in a supermarket, we push it. To launch a skateboard forward, we push it with our foot. To move a wheelbarrow in the garden, we push it. If a stalled car needs to be moved, we have to push it. In all the above examples, force is applied as push. तो अगर आपको डोर ओपन करना है इनसाइड से, यानी अंदर से डोर ओपन करना है, तो क्या करोगे, उसको आप पुश करोगे। शॉपिंग ट्रॉली मूव करनी है सुपरमार्केट में तो आप उसको पुश करोगे। स्केट बोर्ड को लॉन्च करना है फॉरवर्ड, आगे की तरफ करना है तो पुश करोगे। देन व्हील बैरो को मूव करना है गार्डन में तो भी पुश करेंगे। ऐसे स्टॉल्ड कार है उसको मूव करना है तो पुश करेंगे। तो इन सब केसेस में फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन किस फॉर्म में, पुश की फॉर्म में। अब देखते हैं फोर्स एज अ पुल। टू मूव अ लॉन मूवर, अ गार्डनर पुल्स इट। टू ब्रिंग अ बोट टू द शोर, अ पर्सन पुल्स इट विद अ रोप। टू मूव अ रिक्शा, द रिक्शा पुलर हैज टू पुल इट। टू मूव अ लगेज ट्रॉली, अ ट्रैवलर हैज टू पुल इट। Open a drawer, we need to pull it. In all the above examples, force is applied as a pull. अगर आपको लॉन मूवर मूव करना है तो क्या करोगे, गार्डनर उसको पुल करेगा। बोट को वापस शोर तक लेके आना है तो पर्सन उसको रोप की हेल्प से पुल करेगा। रिक्शा को मूव करने के लिए रिक्शा पुलर उसको पुल करेगा। ऐसे लगेज ट्रॉली के लिए ट्रैवलर पुल करेगा। ड्रॉर ओपन करनी है तो भी पुल करेंगे। यहाँ सब फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन पुल की फॉर्म में। नाउ फोर्स एज अ स्ट्रेच। When a spring, a rubber band, or a piece of elastic is stretched, its length increases.
Hence, the force as stretch acts as a stretch. For example, when a bungee cord is stretched, it becomes longer. Stretching a piece of elastic in a pair of trousers causes it to lengthen. Pulling on a bowstring to shoot an arrow stretches the string. अब चाहे स्प्रिंग है, रबर बैंड है या एक पीस है इलास्टिक है, उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है, स्ट्रेच के फॉर्म में। तो अगर बंजी कॉर्ड को आप स्ट्रेच करते हो तो वो लॉन्ग हो जाती है। ऐसी एक इलास्टिक है, उसको आप स्ट्रेच करोगे, फॉर एग्जाम्पल इन योर ट्राउजर्स जो इलास्टिक होती है उसको अगर स्ट्रेच करोगे तो उससे उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इलास्टिक की। इसी तरीके से अगर आप बो स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो एरो को शूट करने के लिए तो स्ट्रिंग की भी क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। Now force as a squeeze. Squeezing a tube of toothpaste forces the toothpaste out. Squeezing an orange to make juice extracts the liquid. Pressing a stress ball reforms its shape. Squeezing a sponge soaked in water releases the water. In all these examples, force is applied as a squeeze. अब अगर आप टूथपेस्ट की ट्यूब को स्क्वीज कर रहे हो तो फोर्स अप्लाई हो रही है जिससे टूथपेस्ट बाहर निकल रहा है। ऐसे ही ऑरेंज को स्क्वीज करके हम उसका जूस निकाल सकते हैं। एक स्ट्रेस बॉल को प्रेस करके उसकी शेप डिफॉर्म हो सकती है। स्पॉन्ज को स्क्वीज करके उसमें जितना भी वाटर सोक्ड होगा वो रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है स्क्वीज की फॉर्म में। फोर्स कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग. Each type of force involves interaction between objects resulting in the changes in motion, shape or state of rest. As you can see in the examples above, force is always associated with some kind of movement or change in shape. Force can result in starting or stopping motion, changing the direction of an object, altering its speed or deforming it. तो फोर्स काफी सारी फॉर्म्स में हो सकती है, पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग या स्क्वीजिंग। तो हर तरह के फोर्स में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिसकी वजह से मोशन चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में शेप चेंज हो रही है। तो इन सब एग्जांपल्स में हमें ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है या शेप चेंज हो रही है। तो आप फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्स इज अ डैश और डैश एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल जो एक बॉडी पे एक्ट करता है। द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन्स। टू ओपन अ डोर फ्रॉम इनसाइड, अगर हमें डोर को अंदर से ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको पुश करेंगे। व्हेन अ बंजी कॉर्ड इज स्ट्रेच, जब बंजी कॉर्ड को स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या हो जाती है, इट बिकम्स लॉन्गर। स्क्वीजिंग अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट फोर्सेस द टूथपेस्ट आउट, जब टूथपेस्ट की ट्यूब को हम स्क्वीज करते हैं तो उससे टूथपेस्ट बाहर निकलता है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज यूज्ड टू ओपन अ डोर फ्रॉम इनसाइड, तो कौन सी फोर्स लगती है डोर को अंदर से ओपन करने में। What happens to a rubber band when it is stretched, और जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है। Now activity. Objective to measure the force required to lift different objects using a spring scale. अब spring scales की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम different objects को लिफ्ट करेंगे और देखेंगे कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक स्प्रिंग स्केल चाहिए और काफ़ी सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स चाहिए जैसे कि बुक, टॉय, वाटर बॉटल एक्सेट्रा। प्रोसीजर. अटैच वन ऑब्जेक्ट टू द स्प्रिंग स्केल, लिफ्ट द ऑब्जेक्ट स्लोली एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग स्केल। Record the force required to lift the object. Repeat the process for other objects. तब क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट को अटैच करना है स्प्रिंग स्केल पे और उसको धीरे से लिफ्ट करना है और रीडिंग ऑब्जर्व करनी है और ये फिर रिकॉर्ड करके क्या करना है, आपको यही प्रोसेस सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ रिपीट करना है। ऑब्जर्वेशन. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स टू लिफ्ट, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको लिफ्ट करने के लिए। कंक्लूजन. द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स वेट, तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी लिफ्ट करने के लिए। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट कैन हैव द फॉलोइंग इफेक्ट. अ फोर्स कैन मूव अ बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट. अ बॉडी एट रेस्ट इज आल्सो कॉल्ड अ स्टेशनरी बॉडी. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी बॉडी इट बिगिंस टू मूव. फॉर इंस्टेंस, अ सॉकर बॉल ओरिजिनली एट रेस्ट will start rolling when kicked and a shopping cart will move when pushed. By applying force, we can push a desk, pull a suitcase, or lift a book. In all these cases, force causes an object originally at rest to move. तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो हम क्या बोलते हैं कि वो स्टेशनरी बॉडी है। फोर्स अप्लाई करके हम स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकते हैं, यानी जो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट उसको हम मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉकर बॉल अगर रेस्ट पे है वो रोल करना कब स्टार्ट करेगी, जब उसको किक करेंगे। शॉपिंग कार्ट कब मूव करेगा, जब उसको हम पुश करेंगे। फोर्स अप्लाई करके हम डेस्क को पुश कर सकते हैं, सूटकेस को पुल कर सकते हैं, बुक को लिफ्ट कर सकते हैं।
तो इन सब के केसेस में क्या हो रहा है कि फोर्स क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनली रेस्ट पे है उसको मूव कर रही है. However, it is important to note that a force does not always make a stationary object move. For example, if a person tries to push a building or a large tree, they would not be able to move it. This is because the force applied by the person is not enough to move such large and immovable objects. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी वॉल को पुश कर रहे हो या किसी बहुत बड़े ट्री को पुश कर रहे हो, किसी बिल्डिंग को पुश कर रहे हो, तो वो मूव थोड़ी करेगी. वो मूव नहीं करेगी क्योंकि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो इनफ नहीं है कि वो उस लार्ज ऑब्जेक्ट को मूव कर सके. फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Applied force can be used to bring a moving object to a halt. For instance, a goalkeeper stops a soccer ball using the force of their hands. A moving object stops if a force is applied in the direction opposite to its motion. For example, a rolling skateboard can be stopped by playing your foot on it, and a car can be stopped by pressing the brakes. In all these examples, the applied force is used to stop the motion of the object. अब फोर्स से क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक भी सकते हैं. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मूविंग से उसको रेस्ट पर भी ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, गोलकीपर क्या करता है, कोई सॉकर बॉल जो गोल की तरफ आ रही होती है उसको अपने हैंड्स की फोर्स से स्टॉप कर सकते हैं. ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कैसे कर सकते हैं हम, जब हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें. अगर वो लेफ्ट साइड मूव करे और हम राइट साइड फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो स्टॉप हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, स्केटबोर्ड रोल कर रहा है तो हम अपना फुट प्लेस करके उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं. या फिर कोई कार है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक को प्रेस करके स्टॉप कर सकते हैं. तो इन सब एग्जाम्पल में फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसको स्टॉप कर रहे हैं हम, मोशन को रोक रहे हैं. A force can make a moving body move faster. When a force is applied to a moving body in the direction it is already traveling, the body accelerates, increasing its speed. For example, a cyclist pedals harder to increase the speed of a bicycle, and a swimmer moves faster with each powerful stroke. Similarly, a gust of wind propels a sailing boat faster, and a runner speeds up when they push off forcefully from the starting line. In each case, the applied force in the direction of motion enhances the speed of the object. तो फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट जो कोई बॉडी जो मूव कर रही है उसको और तेज भी मूव कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन में उसको और ज्यादा मूव कर सकते हैं. When a force is applied to a moving body, जब फोर्स एक मूविंग बॉडी पे अप्लाई हो रही है, जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर अप्लाई कर दें तो वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिलिस्ट पेडल करता है हार्डर, और ज्यादा तेज पेडल करता है जिससे कि उसकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाए. स्विमर बहुत तेजी से मूव करता है हर पावरफुल स्ट्रोक के साथ. सिमिलरली ऐसे ही गस्ट ऑफ विंड क्या करता है, एक बोट को और तेजी से सेल करने में हेल्प करता है. रनर स्पीड अप करता है जब वो और तेज फोर्स को और तेज पुश करता है फोर्सफुली फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन. तो हर केस में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है. अ फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. When a force is applied to a moving body in the opposite direction to its motion, the body slows down. For instance, a car slows down when brakes are applied. A swing loses speed when pulled backwards. Similarly, a runner slows down by applying backward force on the ground, and a boat decreases speed when its engine operates in reverse. In these examples, the applied force opposite to the motion direction causes deceleration of the moving object. तो अब किसी मूविंग बॉडी को हम स्लो भी कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं हम, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके. फॉर एग्जांपल, कार को स्लो डाउन कर सकते हैं ब्रेक्स अप्लाई करके, या स्विंग अपनी स्पीड लूज कर देता है जब उसको बैकवर्ड पुल करते हैं. इसी तरीके से रनर भी स्लो डाउन कर सकता है ग्राउंड पे बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करके. बोट अपनी स्पीड डिक्रीज कर देती है जब इंजन को रिवर्स में ऑपरेट करते हैं. तो इन सब एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके, यानी कि डी-एक्सेलरेशन हो रहा है मूविंग बॉडी का. Force can change the direction of a moving body. Applying force can also change the direction of a moving body when applied in the opposite direction to its current path. For example, a tennis player changes the direction of a ball by hitting it in the opposite direction across the court, and a swimmer adjusts their stroke to change lanes in a pool. Similarly, a driver turns the steering wheel to change the direction of a car on the road, and a skier shifts to their weight to navigate down a slope. By applying force in the opposite direction to the body's current motion, we can effectively alter its direction and course. तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स जहाँ पे अप्लाई हो रही है उस मूविंग ऑब्जेक्ट की, मूविंग बॉडी की हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं.
कैसे कर सकते हैं? जब हम उसके करंट पाथ यानी अभी वो जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल टेनिस प्लेयर क्या करते हैं, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में हिट करके कोर्ट के अक्रॉस। ऐसे स्विमर क्या करता है अपने स्ट्रोक को एडजस्ट करता है लेन चेंज करने के लिए। ड्राइवर क्या करते हैं स्टीयरिंग व्हील को चेंज करता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। टायर अपना वेट शिफ्ट करता है दूसरी साइड। तो इन सब में क्या हो रहा है कि हम मूविंग बॉडी के मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। Force can change the shape and size of an object. An applied force can also be used to change the size and shape of an object. For instance, kneading dough changes its shape and texture, and stretching a rubber band elongates it. Similarly, pressing molding clay reshapes it into various forms, and compressing a sponge alters its size and density. In these examples, force is applied to modify the physical dimensions and form of different materials. तो एक अप्लाइड फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की साइज और शेप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप डो को नीड कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उसकी शेप और टेक्सचर चेंज होगा। रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वो इलोंगेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप मोल्डिंग क्ले को प्रेस कर रहे हो तो वो रीशेप हो सकता है अलग अलग फॉर्म्स में। स्पॉन्ज को कंप्रेस करके आप उसकी साइज और डेंसिटी को चेंज कर सकते हो। तो इन सब में क्या हो रहा है कि आप फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर रहे हो, मतलब उसकी फिजिकल डायमेंशन को चेंज कर। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व हाउ फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कैसे होता है फोर्स की हेल्प से। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टॉय कार, रैम्प एंड वेट्स। प्रोसीजर प्लेस द टॉय कार एट द टॉप ऑफ द रैम्प एंड लेट इट रोल डाउन। अटैच वेट्स टू द कार एंड रिपीट द प्रोसेस। तो क्या करेंगे, एक टॉय कार को आपको रैम्प के टॉप पे रखना है और उसको रोल होने देना है। फिर क्या करेंगे, फिर वेट अटैच कर देंगे कार से और फिर से दोबारा रिपीट करेंगे प्रोसेस को। ऑब्जर्वेशन द कार मूव्स फास्टर डाउन द रैम्प विद मोर वेट इज एडेड। तो जब ज्यादा वेट ऐड हो गया तो वो और तेजी से रैम्प के नीचे वो फास्टर मूव कर रहा है। कंक्लूजन इंक्रीजिंग फोर्स और वेट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या इससे हमें कंक्लूड हुआ कि अगर आप फोर्स या वेट को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो इससे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व हाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि शेप कैसे चेंज हो रही है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्ले एंड रूलर चाहिए। प्रोसीजर फ्लैटन अ पीस ऑफ क्ले विद योर हैंड्स, मेजर एंड रिकॉर्ड इट्स डायमेंशन, अप्लाई फोर्स टू रीशेप द क्ले इन अ डिफरेंट फॉर्म, मेजर एंड रिकॉर्ड द न्यू डायमेंशन। क्या करना है, आपको एक क्ले का पीस लेना है, उसको बिल्कुल फ्लैट कर देना है अपने हैंड से, डायमेंशंस रिकॉर्ड करनी है। फिर क्या करना है, उस पर आपको फोर्स अप्लाई करना है अलग अलग फॉर्म में और फिर उसका फिर से डायमेंशंस रिकॉर्ड करनी है। Observation: the dimensions of the clay change when force is applied. Conclusion: force can alter the shape and size of objects. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डायमेंशंस क्ले की चेंज हो जाएंगी जब फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब फोर्स की हेल्प से शेप और साइज ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है। Now resultant force. The resultant force, also known as the net force, is the single force that has the same effect on a body as the combined effect of all forces acting on it. When two or more forces act on an object in the same direction, the resultant force is their sum. For example, if two people push a bicycle in the same direction, one with a force of 100 Newton and other with 50 Newton, the resultant force is 150 Newton, and the bicycle accelerates faster than with just one person pushing. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, इसको हम नेट फोर्स भी बोलते हैं। ये वो सिंगल फोर्स है जो दैट हैज द सेम इफेक्ट ऑन अ बॉडी, जो एक बॉडी पे सेम इफेक्ट पुट करती है। जो क्या करेंगी, जो कंबाइंड इफेक्ट अलग अलग फोर्सेस कंबाइंडली पुट करेंगी, वो क्या करती है, वो एक सिंगल फोर्स पे एक्ट करती है। जब दो या दो से ज्यादा फोर्स एक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में, तो उनकी रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, हम उन सारी फोर्सेस का सम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग एक बाइसिकल को पुश कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एक 100 न्यूटन की फोर्स से पुश कर रहा है और एक 50 न्यूटन की फोर्स से पुश कर रहा है। अब सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 100 + 50, टोटल 150 की न्यूटन की फोर्स से उस बाइसिकल को पुश मिलेगा। इसका मतलब बाइसिकल की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाएगी इन दोनों स्पीड को मिला के, जो सिर्फ एक की स्पीड से ज्यादा होगी। Conversely, when two forces act in opposite directions on an object, the net force is the difference between the two forces. If equal forces act in opposite directions along the same line, the resultant force is 0 and resulting in no movement of the object. अब इसका कन्वर्स क्या है, अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, उनका डिफरेंस से निकालेंगे। तो इक्वल फोर्सेस अगर एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन पे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड 2 स्प्रिंग स्केल्स एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट।
Procedure. Attach the object to both spring scales. Pull the scales in opposite directions with equal force. तो क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को अटैच कर देना है दोनों स्प्रिंग स्केल से और स्केल को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है इक्वल फोर्स के साथ. ऑब्जर्वेशन. The object does not move. ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. कंक्लूजन. When equal forces act in opposite direction. क्या कंक्लूड करा कि जब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स एक्ट कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी और उससे कोई मूवमेंट नहीं. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ फोर्सेस. इन नेचर फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स. तो नेचर में फोर्सेस को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. Contact forces are those that require physical contact between objects for their application. This includes forces like muscular force for lifting weights, mechanical force when pushing a cart, and a frictional force when rubbing surfaces together. तो contact forces क्या हैं? वो forces जो required है physical contact के लिए objects. तो इसमें क्या आ जाती है? muscular force आ जाती है जैसे किसी weight को lift करने के लिए, या mechanical force आ जाती है जब आप cart को push करते हो. फ्रिक्शनल फोर्स कब लगती है? जब आप दो सरफेस को रब करते हो. Non-contact forces, on the other hand, exerts their effects without direct physical touch between objects. These forces act over distances. Examples include gravitational force, which pulls objects towards the earth without touching them. Electrical force between charged particles and magnetic force that attracts or repels magnets. अब non-contact forces क्या होती हैं? वो फोर्स जो exert होती हैं, अपना इफेक्ट exert करती हैं बिना एक डायरेक्ट फिजिकल टच के ऑब्जेक्ट्स के बीच में. तो ये फोर्सेस डिस्टेंस पर भी एक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ पुल करता है बिना उसको टच करें. इलेक्ट्रिकल फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के बीच में होते हैं. ऐसे मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता है. नाउ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. मस्कुलर फोर्स. Muscular force is the force exerted by our muscles. For instance, a construction worker uses the muscles in their arms and shoulders to lift heavy materials, and a cyclist uses leg muscles to pedal a bicycle. When we engage in activities like walking, running, or carrying groceries, we rely on muscular force to perform these tasks. This type of force can change the position of an object or even alter its shape. तो मस्कुलर फोर्स क्या है? वो फोर्स जो हमारी मसल्स एक्सर्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो क्या करते हैं? अपने मसल्स यूज करते हैं आर्म्स और शोल्डर्स के हेवी मटेरियल्स को लिफ्ट करने के लिए. साइकिलिस्ट अपनी लेग मसल्स यूज करता है पेडल करने के लिए. और जब हम ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, रनिंग या ग्रोसरीज कैरी करना, इन सबको एक्टिविटीज को करते हैं तो हम अपनी मस्कुलर फोर्स पे डिपेंड करते हैं ये टास्क परफॉर्म करने के लिए. दिस टाइप ऑफ फोर्स ये क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को चेंज कर सकती है, उसकी शेप को ऑल्टर कर सकती है. एनिमल्स ऑल्सो यूटिलाइज मस्कुलर फोर्स टू accomplish various tasks. For example, a camel uses muscular force to carry loads across the desert, and a hawk uses its powerful muscles to grasp and lift its prey. In agriculture, an ox employs muscular force to pull up plow, while a yak might use its strength to carry supplies up a mountain path. तो एनिमल क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स यूज करता है काफी सारे टास्क करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कैमल क्या करता है? मस्कुलर फोर्स यूज करके लोड्स कैरी करता है डेजर्ट के अक्रॉस. हॉक अपने पावरफुल मसल्स यूज करता है ग्रास्प या प्रे को लिफ्ट करने के लिए. एग्रीकल्चर में ऑक्स एम्प्लॉय होते हैं तो मस्कुलर फोर्स का यूज करके पुल करते हैं फ्लो को. वाइल अ याक माइट यूज, और याक क्या करता है? अपनी स्ट्रेंथ को यूज करता है सप्लाईज को कैरी करने के लिए माउंटेन पाथ पे. मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स exerted by a machine or a mechanical system. For instance, when a train is pulled, mechanical force is applied to move it along the tracks. Machines themselves do not generate force, they require energy from other sources to exert force. तो मैकेनिकल फोर्स क्या है? वो फोर्स जो मशीन या मैकेनिकल सिस्टम एक्सर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन को पुल करना है तो मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड. कैसे अप्लाई होती है? कि वो ट्रैक्स के अलॉन्ग मूव करे. मशीन देमसेल्व्स, मशीन अपने आप खुद से फोर्स एक्सर्ट नहीं करती हैं, उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोर्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज से, जिससे कि एक फोर्स एक्सर्ट हो सके. एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल फोर्स इन एक्शन इज व्हेन विंड propels a sailboat forward. The fast moving air generates a mechanical force that pushes against the sails, causing the boat to move. तो इस मैकेनिकल फोर्स का एक एग्जांपल क्या हो गया? जब विंड की हेल्प से सेल बोट फॉरवर्ड मूव करती है. जो फास्ट मूविंग एयर होती है, क्या करती है? मैकेनिकल फोर्स जनरेट करती है जिससे कि सेल्स जो है वो पुश होती है और उससे बोट मूव. फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू मोशन दैट occurs when two surfaces are in contact and move against each other. This force only comes into play when there is a relative motion between the surfaces. For example, when you stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and eventually stops after traveling some distance due to friction between the tires and the ground. तो फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? ये रेजिस्टेंस है
मोशन टू मोशन दैट अकर्स, जो दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में जो मोशन होता है उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, एंड मूव अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं। दिस फोर्स ओनली कम्स इन टू प्ले, ये सिर्फ कब एक्शन में आती है जब एक रिलेटिव मोशन होता है सरफेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेडल करना स्टॉप कर दो बाइसिकल को, तो ग्रेजुअली क्या होगी, साइकिल आपकी स्लो हो जाएगी और इवेंचुअली धीरे धीरे वो स्टॉप ही हो जाएगी आफ्टर ट्रैवलिंग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि जो फ्रिक्शन है टायर और ग्राउंड के बीच में उसकी वजह से ये होगा। सिमिलरली व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, it eventually comes to a halt after covering some distance because the friction between the ball and the ground slows it down. Frictional force acts to oppose the motion of one body over another. For instance, when you push a heavy box, the force of friction resists its movement, making it harder to push. तो similarly जब आप बॉल को रोल करते हो ग्राउंड पे, तो इवेंचुअली वो क्या हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस मूव करने के बाद वो रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है बॉल और ग्राउंड के बीच में। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हैवी बॉक्स को पुश करते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्ट करेगी उसके मूवमेंट को और उसको पुश करना हार्डर बनाए। इन द वैक्यूम ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट्स कैन मूव indefinitely in the same direction and speed unless acted upon by another force. This principle is utilized by spacecraft to travel vast distances with minimal fuel consumption. तो अगर स्पेस की बात करें तो वहाँ पे वैक्यूम होता है, वहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट्स इनडेफिनेटली मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में एंड स्पीड अनलेस जब तक उन पर कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना करे। तो ये प्रिंसिपल यूटिलाइज होता है स्पेस क्राफ्ट से, जिससे कि वो वास्ट डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है मिनिमल फ्यूल कंजम्पशन की हेल्प से। इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेप। इलास्टिक फोर्स क्या है, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करी जाती है जब उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है कि ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। When a body is stretched and then released, such as a catapult, it exerts an elastic force. For example, when a catapult is pulled back and then released, it causes a small stone to shoot out due to elastic force stored in the stretched material. तो जब बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलीज करते हैं, जैसे कि कैटापुल्ट को, तो वो क्या करता है, इलास्टिक फोर्स एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जांपल कैटापुल्ट को जब पुल बैक करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उससे एक स्मॉल स्टोन शूट आउट होता है इलास्टिक फोर्स की वजह से, जो स्ट्रेच मटेरियल में स्टोर होता है। Similarly, when a body is compressed and then released, such as a spring, it exerts an elastic force. For instance, when you compress a spring and then let go, the spring returns to its original shape, demonstrating the elastic force at work. तो इसी तरीके से अगर बॉडी को कंप्रेस करके फिर रिलीज करा जैसे कि स्प्रिंग, तो वो क्या करते हैं, इलास्टिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो और फिर उसको छोड़ देते हो, तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है, तो इलास्टिक फोर्स डिमॉन्स्ट्रेट करता है एट वर्क। एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ इलास्टिक फोर्स वर्क्स। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें रबर बैंड चाहिए एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट चाहिए, एग्जाम्पल एंड इरेजर। तो देखेंगे कि इलास्टिक फोर्स वर्क कैसे करती है। प्रोसीजर, प्रेस द रबर बैंड एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट एट वन एंड, release the rubber band to launch the object. Observation, the object is propelled forward by the rubber band. Conclusion, elastic force can cause objects to move when released. क्या करना है, हमने रबर बैंड को स्ट्रेच करा और प्लेस द ऑब्जेक्ट एट वन एंड, और एक एंड पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, फिर रबर बैंड को रिलीज करा, जिससे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट लॉन्च हो जाएगा, यानी कि वो आगे तक जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ऑब्जेक्ट इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करेगा रबर बैंड की वजह से ऐसा हुआ। कंक्लूड, हमने क्या किया कि इलास्टिक फोर्स क्या कर सकती है, ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है जब हम उनको रिलीज करेंगे। ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब फ्रिक्शन का इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, वुडन ब्लॉक, सैंड पेपर, स्मूथ सर्फेस एंड स्टॉप वॉच। प्रोसीजर, पुश द वुडन ब्लॉक अक्रॉस अ स्मूथ सर्फेस एंड मेजर द टाइम टेकन। पुश द वुडन ब्लॉक अक्रॉस सैंड पेपर एंड मेजर द टाइम टेकन। कंपेयर द टाइम्स रिकॉर्डेड। अब क्या करना है, वुडन ब्लॉक को पुश करना है एक स्मूथ सरफेस के अक्रॉस और फिर टाइम देखना है, टाइम मेजर करना है। फिर वुडन ब्लॉक को सैंड पेपर के अक्रॉस पुश करना है और फिर टाइम नोट करना है, दोनों टाइम्स को कंपेयर करना है। ऑब्जर्वेशन, द ब्लॉक मूव स्लोअर ऑन सैंड पेपर देन दैट ऑफ स्मूथ सरफेस। कंक्लूजन, फ्रिक्शनल फोर्स इज हायर ऑन रफ सर्फेसेस कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। तो जो ब्लॉक है वो धीरे मूव करेगा सैंड पेपर पे और स्मूथ सरफेस पे तेजी से मूव करेगा। क्या कंक्लूड करा कि फ्रिक्शनल सरफेस ज्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है हाई रफ सरफेसेस पे और स्मूथ सरफेस पे कम होती है। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एज मेंशन्ड अर्लियर, दीज फोर्सेस कैन एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स
even without direct physical contact between objects leading to noticeable change. तो जैसे अभी हमने मेंशन करा, ये फोर्सेस अपने इफेक्ट एक्सर्ट कर सकती हैं बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और इनमें चेंजेस भी देखे जा सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स. Magnetic force is the force exerted by a magnet on another magnet or on magnetic substances. This force can act without direct contact, making it a non-contact force. For example, a magnet attracts the opposite pole of another magnet and repels the similar pole of another magnet. Similarly, the force a magnet exerts on a piece of iron is also a non-contact force, as the magnet can attract the iron without touching it. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? वो फोर्स जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है एक दूसरे मैग्नेट पे या फिर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे. तो ये फोर्स बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के हो सकती है और इसको ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेट क्या करता है? दूसरे मैग्नेट के अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है सिमिलर पोल को दूसरे मैग्नेट के. तो इसी तरीके से फोर्स जो मैग्नेट पे एक्सर्ट हो रही है ऑन अ पीस ऑफ आयरन, ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. मैग्नेट क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है आयरन को बिना उसको टच करे. ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force is the pulling force that any two objects exert on each other. It is responsible for attracting objects towards one another, particularly towards massive bodies like planets. For example, when an object is released from a height, it falls to the ground due to Earth's gravitational force. Similarly, water in rivers flows downward because of gravity. Additionally, plant roots grow downward, guided by the gravitational force acting on them. Gravitational force क्या है? ये pulling force है दो objects के बीच. तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स वन अनदर, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स मैसिव बॉडीज यानी लार्ज बॉडीज की तरफ, जैसे कि प्लैनेट्स. फॉर एग्जांपल, जब ऑब्जेक्ट को हम हाइट से रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो ग्राउंड पे फॉल हो जाता है, गिर जाता है ग्राउंड पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. ऐसे ही जो वाटर होता है रिवर में, वो डाउनवर्ड फ्लो करता है ग्रेविटी की वजह से. प्लांट्स की रूट डाउनवर्ड ग्रो करती हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से गाइडेड होती है. ऑब्जेक्टिव to observe the effect of magnetic force. अब magnetic force का effect देखेंगे. Materials required: magnet and paper clips. Procedure: place the paper clips on a table. Bring the magnet close to the paper clips without touching them. तो आपको एक टेबल पे पेपर क्लिप्स रखनी है और मैग्नेट को उनके पास लेके आना है बिना उनको टच करें. Observation: the paper clips are attracted to the magnet. Conclusion: magnetic force acts over a distance without physical contact. तो आप क्या देखोगे कि पेपर क्लिप्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगी. इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स डिस्टेंस पे भी एक्ट करता है बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के. नाउ ऑब्जेक्टिव: टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट देखेंगे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. मटेरियल्स रिक्वायर्ड: 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट वेट. हमें अलग अलग वेट के 2 बॉल्स रिक्वायर्ड है. प्रोसीजर: ड्रॉप बोथ बॉल्स फ्रॉम द सेम हाइट साइमल्टेनियसली. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड विच बॉल हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट. क्या करना है? बॉल्स को ड्रॉप करना है सेम हाइट से और फिर ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है कि कौन सी बॉल ने पहले ग्राउंड को हिट किया. ऑब्जर्वेशन: बोथ बॉल्स हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. कंक्लूजन: ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इक्वली ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस. तो दोनों बॉल सेम टाइम पे हिट करेंगी ग्राउंड को. इससे क्या कंक्लूड करा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे इक्वली एक्ट करता है जिनके डिफरेंट मास होते हैं. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म. इट वैरीज स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ऑन द प्लैनेट. Gravity is slightly stronger at the poles than at the equator due to Earth's shape and oblate spheroid and its rotation. तो जो अर्थ पे ग्रेविटी की फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो थोड़ा सा वैरी करती है उस पर डिपेंड करते हुए कि आप कहाँ पे हो प्लैनेट पे. ग्रेविटी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होती है पोल्स पे एज कम्पेयर टू द इक्वेटर. तो ये किस वजह से हो रहा है? अर्थ की शेप की वजह से और उसके रोटेशन की. देन इलेक्ट्रिकल फोर्स. इलेक्ट्रिकल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स. This force can attract or repel objects depending on their charges and can act over a distance, making it a non-contact force. For example, when you rub a balloon on your hair, the balloon becomes negatively charged and your hair becomes positively charged. The electrical force between oppositely charged balloon and hair causes the hair to stand up and be attracted to the balloon. Similarly, when two objects with the same charge come close to each other, they repel each other due to electrical force. Electrical force क्या है? वो force जो तो चार्ज ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट होती है. तो ये फोर्स अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है ऑब्जेक्ट्स को उनके चार्जेस पे डिपेंड करते हुए, डिस्टेंस पे एक्ट करती है और इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप बलून को रब करते हो अपने हेयर पे तो बलून आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और हेयर आपके पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल फोर्स जो अपोजिटली चार्ज बलून और हेयर के बीच में होगा उसकी वजह से हेयर स्टैंड हो जाएंगे और वो अट्रैक्टेड होंगे बलून से. सिमिलरली दो ऑब्जेक्ट जिनका सेम चार्ज होगा वो क्लोज आएंगे, कम टू ईच अदर, और वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह. मैच द फॉलोइंग. अब क्या करना है? फोर्स टाइप को उसके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है. मस्कुलर फोर्स.
मस्कुलर फोर्स क्या है, जो फोर्स मसल से एक्सर्ट होती है। देन मैकेनिकल फोर्स, ये मशीन से एक्सर्ट होती है। फ्रिक्शनल फोर्स, ये रेजिस्ट करती है, मोशन को रोकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो फोर्स मैग्नेट से एक्सर्ट होती है। एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सच एज इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स का डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें बलून एंड वूल क्लोथ्स चाहिए। प्रोसीजर, रब द बलून ऑन द वूल क्लोथ टू चार्ज इट, ब्रिंग द बलून क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, बलून को रब करना है वूल क्लोथ पे उसको चार्ज करने के लिए, और फिर बलून को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आना है। ऑब्जर्वेशन, द पीसेस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टू द बलून। कंक्लूजन, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट एज एट अ डिस्टेंस विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो पीसेस जो होंगे पेपर के वो बलून से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और क्या कंक्लूड करा हमने कि इलेक्ट्रिकल फोर्स डिस्टेंस पे एक्ट करता है बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। नेक्स्ट इज प्रेशर। We have studied about force in detail. When it acts over a large area, only a small effect is. We have learnt about force and how its effect varies with the area over which it acts. When force is distributed over a large area, the effect is minimal. Conversely, when force is concentrated on a small area, its effect is amplified. Therefore, pressure is defined as the force acting per unit area of a surface. तो अब हमने फोर्स के बारे में पढ़ा डिटेल में। जब वो एक्ट करती है एक लार्ज सरफेस पे तो ओनली अ स्मॉल इफेक्ट, तो भी एक स्मॉल इफेक्ट होता है। वी हैव लर्नड अबाउट, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, उनके इफेक्ट के बारे में पढ़ा, एरिया के साथ जिस पे वो एक्ट करता है। तो जब फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लार्ज एरिया पे तो उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। कन्वर्सली अगर फोर्स को एक स्मॉल एरिया में कंसंट्रेट करते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं हम, फोर्स जो एक यूनिट एरिया पे एक्ट कर रही है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स एंड एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, एरिया को स्क्वायर मीटर्स में। मेकिंग द यूनिट ऑफ प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या बन जाती है इसे, न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। द यूनिट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस नेम्ड एज, इसको हम पास्कल नेम करते हैं जिसको पीए से डिनोट करते हैं, इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट ब्लेस पास्कल, हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ प्रेशर। Thus, the standard unit of pressure is the Pascal. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. तो अब इसको पास्कल नेम क्यों दिया गया, फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ब्लेस पास्कल के ऑनर में दिया गया। इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन करी प्रेशर की स्टडी में। 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. From the formula, it is evident that pressure depends on two factors. तो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करता है। फोर्स अप्लाइड, जैसे फोर्स इंक्रीज होगी प्रेशर भी इंक्रीज होगा। एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट, जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है। एज द एरिया डिक्रीजेस, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर प्रेशर, तो प्रेशर को मेजर करने की यूनिट बतानी है। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। हेवी ट्रक्स, heavy trucks have multiple wheels, typically 6 to 8, to increase the area of contact with the ground. This larger contact helps distribute the weight more evenly, decreasing the pressure exerted on the road surface and preventing damage. तो अब ये जितने हेवी ट्रक्स होते हैं इनमें काफी सारे व्हील्स होते हैं, 6 to 8 व्हील्स होते हैं इनमें, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो जो लार्जर कांटेक्ट एरिया क्या करता है, जो वेट है हेवी ट्रक का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि जो रोड पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कम हो जाता है और डैमेज प्रिवेंट होता है। स्नोबोर्ड्स, सिमिलर टू स्कीज, snowboards are wide and flat to maximize the area of contact with the snow. This increased contact area reduces pressure, allowing snowboards to glide smoothly over the snow without sinking. तो स्काई जैसे स्कीज होता है इसी तरीके से स्नोबोर्ड्स वाइड होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिससे कि उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्नो के साथ बढ़ जाए। अब ये जो एरिया बढ़ जाता है इससे प्रेशर कम हो जाता है और स्नोबोर्ड्स ग्लाइड कर पाते हैं स्मूथली विदाउट सिंकिंग। कटिंग टूल्स, टूल्स लाइक सिजर्स एंड स्कैल्पेल्स have sharp edges to minimize the contact area. By reducing the area, the pressure exerted by these tools increases, making it easier to cut through materials with precision. अब टूल्स जैसे कि सिजर्स और स्कैपल्स, इनकी शार्प एजेस होती हैं जो कॉन्टैक्ट एरिया को मिनिमाइज करती हैं। एरिया रिड्यूस करके जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इन टूल्स पे वो इंक्रीज हो जाता है और वो ईजी हो जाता है उनको कट करना मटीरियल्स को विद प्रिसिशन बहुत अच्छे से। एलिफेंट्स फीट, एलिफेंट हैव लार्ज ब्रॉड फीट व्हिच इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एरिया विद द ग्राउंड. This larger area reduces the pressure exerted, enabling elephants to walk on soft ground without sinking. अब एलिफेंट्स के फीट जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, ब्रॉड फीट होते हैं, जो क्या करता है कॉन्टैक्ट एरिया को ग्राउंड के साथ जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है उसको बढ़ा देता है। लार्जर एरिया की वजह से क्या होता है प्रेशर कम हो जाता है, एक्सर्ट हो रहा है और एलिफेंट्स वॉक कर पाते हैं सॉफ्ट ग्राउंड पे बिना सिंक हुए।
High-rise buildings. These buildings are constructed with wide foundations to increase the contact area with the ground. A larger area reduces the pressure exerted on the ground, providing stability and preventing the buildings from sinking. तो अब ये बिल्डिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं? वाइड फाउंडेशन, बहुत बड़े फाउंडेशन के साथ करी जाती हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया ग्राउंड के साथ बढ़ जाता है। अब ये जो ज़्यादा एरिया है, ये प्रेशर कम एक्सर्ट करता है ग्राउंड पे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है इससे, और बिल्डिंग्स को सिंक होने से प्रिवेंट होता है। Bags with wide straps. Backpacks and shoulder bags often have wide straps made of thick material. The increased contact area distributes the weight more evenly across the shoulders, reducing pressure and making it easier to carry heavy loads. Backpacks और shoulder bags इनमें क्या होते हैं, wide straps होते हैं जो thick material के बने होते हैं। तो जो increased contact area है, ये क्या करता है, weight को evenly distribute कर देता है shoulders के across, pressure reduce होता है और easy हो जाता है इन heavy loads को carry करना। Agricultural machinery. Tractors and harvesters often have wide tires to increase the contact area with the ground. This wider area reduces pressure, allowing the machinery to move across soft soil without sinking and damaging crops. So tractors और harvesters wide tires use करते हैं contact area बढ़ाने के लिए with the ground. ज़्यादा wider area होगा तो उससे pressure कम हो जाएगा, जिससे मशीनरी मूव कर पाएगी across soft soil बिना sink हुए और crops को damage करे बिना. Wide tires on bicycles. Mountain bikes are equipped with wide tires to increase the contact area with rough terrain. This larger area reduces pressure, improving traction and stability on uneven surfaces. तो माउंटेन बाइक्स में क्या होते हैं, वाइड टायर्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा देते हैं रफ टेरेन पे। अब ये ज़्यादा एरिया प्रेशर कम कर देती है, जिससे क्या होगा, ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी अनइवन सर्फेसेस। ऑफिस चेयर्स. Ergonomic office chairs have wide seats and backrests designed to distribute users' weight evenly. This reduces pressure points on the body, enhancing comfort and preventing fatigue during long hours of sitting. तो ये जो ऑफिस चेयर्स होती हैं, इनकी वाइड सीट्स होती हैं, बैक रेस्ट होते हैं इस तरीके से कि यूजर का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इससे क्या होता है, प्रेशर पॉइंट्स रिड्यूस होते हैं बॉडी पे, कंफर्ट एनहांस होता है और उससे फटीग भी प्रिवेंट होती है ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग। मेडिकल ब्रेसेस. Braces and supports for joints often have wide straps to distribute pressure evenly across the body part they are supporting. This helps in providing stability and reduces discomfort during movement. तो braces या supports जो होते हैं joints के, इनमें क्या होते हैं, wide straps होते हैं जो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इवनली बॉडी के अक्रॉस जिस पार्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करता है मूव। The average human can exert a force of around 100 to 200 newtons with a single push or pull. However, under extreme conditions such as adrenaline rushes, people have been known to exert forces far greater, sometimes even lifting cars or other heavy objects to save lives. So, average human जो exert कर सकता है force वो around 100 to 200 newtons होती है एक single push या pull से। लेकिन extreme conditions में जैसे अगर adrenaline push rush हो रहा है तो उस टाइम पे और ज़्यादा force भी exert हो सकती है। कई बार even lifting cars or heavy objects ऐसा भी हो सकता है to save lives. Activity to demonstrate how pressure changes with the area over which the force is applied. तो ये हम देखेंगे कैसे प्रेशर चेंज होता है उस एरिया पे जहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक बलून चाहिए, थंब टैक एंड अ फ्लैट बोर्ड। प्रोसीजर, इन्फ्लेट द बलून एंड प्रेस इट जेंटली विद योर हैंड अगेंस्ट द फ्लैट बोर्ड। प्रेस द बलून विद द थंब टैक। अब क्या करना है, आपको बलून को इन्फ्लेट करना है और फिर आपको क्या करना है, उसको जेंटली प्रेस करना है अपने हैंड से अगेंस्ट द फ्लैट बोर्ड, फिर उसको प्रेस करना है विद अ थंब टैक। Observation, the balloon burst when pressed with thumb tag but not with hand. Conclusion, pressure increases when the same force is applied over a smaller area. तो बलून बर्स्ट हो जाएगा जब उसको थंब टैग से प्रेस करेंगे लेकिन हैंड से प्रेस करने पे नहीं होगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जब सेम फोर्स एक स्मॉलर एरिया पे अप्लाई होती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस. Similar to solids, liquids and gases also exert pressure. Liquids and gases exert pressure on the inner walls of the container in which they are contained. To measure the pressure exerted by liquids, a device called a manometer is used. It is possible to construct a simple manometer at home for this purpose. तो अब solids की तरह ही liquids और gases भी pressure exert करती हैं। अब ये क्या करती हैं, जिस कंटेनर में वो है उसके inner walls पे pressure exert करती हैं। तो अब इसको measure करने के लिए एक device यूज होता है जिसको हम manometer बोलते हैं। अब ये पॉसिबल है कि हम एक सिंपल मैनोमीटर घर में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। Applications of the pressure exerted by liquids. The base of the dam wall is constructed with thicker materials at the bottom to handle the increasing water pressure at greater depths.
तब जो डैम वॉल का बेस होता है कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, काफी थिकर मटेरियल से वो बनाया जाता है, क्योंकि बॉटम पे क्या होता है, जो वाटर प्रेशर होता है वो ग्रेटर डेप्थ पे बहुत इंक्रीज होकर पड़ता है, तो उसको हैंडल करने के लिए। वाटर सप्लाई टैंक्स आर पोजिशन एट elongated लोकेशन विद बिल्डिंग्स such as on rooftops or upper floors. This elevation ensures that the water pressure is sufficient to distribute water effectively to taps throughout the building. तो वाटर सप्लाई टैंक्स ये पोजिशनड होते हैं एलिवेटेड लोकेशंस पे बिल्डिंग्स में, जैसे कि रूफ टॉप पे या अपर फ्लोर पे। ये एलिवेशन क्या करते हैं, ध्यान रखता है कि वाटर प्रेशर सफिशिएंट हो तो वाटर को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है टैप्स में थ्रू आउट द बिल्डिंग। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन लिक्विड। तो देखते हैं कि लिक्विड में प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें सिरिंज चाहिए, वाटर एंड रबर स्टॉपर। प्रोसीजर, फिल द सिरिंज विद वाटर एंड सील द ओपनिंग विद रबर स्टॉपर। प्रेस द प्लंगर एंड ऑब्जर्व द स्टॉपर। तो क्या करेंगे, सिरिंज में वाटर फिल कर लेंगे, सील कर देंगे ओपनिंग को रबर स्टॉपर से, देन प्लंगर को प्रेस करेंगे और स्टॉपर को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, स्टॉपर इज पुश्ड आउट बाय द वाटर। कंक्लूजन, प्रेशर इन लिक्विड्स इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ने क्या ऑब्जर्व करा कि स्टॉपर पुश हो जाएगा, पुश आउट हो जाएगा वाटर की हेल्प से, और क्या कंक्लूड करा कि प्रेशर जो होता है लिक्विड्स में वो ट्रांसमिट होता है इक्वली सारी डायरेक्शन। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स exerted by the air known as the atmosphere on all objects. The earth is enveloped by a layer of air called the atmosphere and we reside at its bottom. The air above us presses down with a force equivalent to the weight of 1 kg mass per square centimeter. This force is what we refer to as atmospheric pressure. Atmospheric pressure is measurement by an instrument called a barometer. Atmospheric pressure क्या है, वो फोर्स जो एयर एक्सर्ट करती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स। अर्थ क्या है, एनवलप्ड होता है, ये एक एयर की लेयर से, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और हम रिसाइड करते हैं उसके बॉटम में। एयर अबव अस, जो हमारे ऊपर एयर होती है, वो प्रेस डाउन करती है विद अ फोर्स इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ 1 kg मास के इक्वल पर स्क्वायर सेंटीमीटर। द फोर्स दैट वी रेफर टू एज, अब ये वो फोर्स है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होती है, एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो हाउ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड, इसको कैसे मेजर करते हैं। अब सम एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ में कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मेंटेनिंग प्रेशर बैलेंस इन डाइविंग। Deep sea divers wear specialized suits and carry oxygen tanks to counteract the increasing water pressure as they descend deeper into the ocean. This prevents their body cells from being crushed under the immense external pressure. तो अब डीप सी डाइवर्स क्या करते हैं, स्पेशलाइज सूट पहनते हैं जिनमें ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं। तो क्या करते हैं, इंक्रीजिंग वाटर प्रेशर, जब वाटर का प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो उसको काउंटरैक्ट करता है एज दे डिसेंड, जैसे जैसे वो ओशियन में डीप जाते जाते। दिस प्रिवेंट देयर बॉडी सेल्स, इससे क्या होता है कि इनके बॉडी सेल्स प्रिवेंट होते हैं कि वो क्रश हो जाए अंडर इमेंस एक्सटर्नल प्रेशर। Astronauts in space. When astronauts venture into space, they wear specialized design suits that regulate the pressure around their bodies. This ensures that their internal body pressure remains in equilibrium with the low atmospheric pressure in space, preventing harm to their cells. जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वो स्पेशली डिजाइन सूट्स पहनते हैं जो उनके प्रेशर को रेगुलेट करता है उनकी बॉडी के अराउंड। ये ध्यान रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनके इंटरनल बॉडी जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम में रहे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इन स्पेस, प्रिवेंटिंग हार्म, जिससे कि उनके सेल्स को हार्म ना हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नोज ब्लीड्स। व्हेन असेंडिंग टू हायर एल्टीट्यूड सच एज ड्यूरिंग माउंटेन ट्रेक्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. This causes the pressure inside our bodies to exceed the external pressure, leading to bursting blood vessels and resulting in nose. तो जब हम हायर एल्टीट्यूड से असेंड करते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग माउंटेन ट्रैक्स, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली, तो इससे क्या होता है, जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर होता है वो बढ़ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से, लीडिंग टू, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती हैं या फिर नोज ब्लीड हो जाता है। सिफॉनिंग लिक्विड्स विद स्ट्रॉज। Atmospheric pressure aids in sipping liquids like aerated drinks or milk through a straw. By sucking air out of the straw, higher external air pressure forces the liquid up into the straw and towards the mouth, facilitating easy consumption. तो atmospheric pressure जो होते हैं वो क्या करता है, लिक्विड जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स या फिर मिल्क, इनको सिप करने में हेल्प करता है थ्रू अ स्ट्रॉ। बाय सकिंग एयर आउट ऑफ द स्ट्रॉ, जब आप क्या करते हो कि स्ट्रॉ से एयर को सक आउट करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल एयर प्रेशर हायर हो जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फोर्स अप्लाई होती है और वो आप उसको सक कर पाते हो।
सिप कर पाते हो टुवर्ड्स दी माउथ, जिससे कि इजी कंजम्पशन होता है। फिलिंग फाउंटेन पेन्स। Fountain pens are filled with ink due to atmospheric pressure. The pen's mechanism expels air from the barrel, allowing external pressure to push ink into the pen, ensuring a consistent flow when writing. तो फाउंटेन पेन्स में जो इंक फेल होती है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होती है। पेन का मैकेनिज्म क्या है? वो एक्सपेल्स एयर फ्रॉम द बैरल, ये बैरल से एयर को एक्सपेल करता है, अलाउइंग एक्सटर्नल एयर प्रेशर, जिसकी वजह से एक्सटर्नल एयर प्रेशर पुश करता है इंक को पेन में, और उसकी वजह से जब आप लिखते हो तो उससे कंसिस्टेंट फ्लो आप मेंटेन कर पाते हो। Using syringes. Syringes operate on the principle of air pressure. By creating a vacuum in the barrel, the higher air pressure pushes liquid medications into the syringe, facilitating accurate dosing. तो अब syringes में एयर प्रेशर का प्रिंसिपल यूज होता है। क्या करते हैं? बैरल में वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे हायर एक्सटर्नल प्रेशर पुश करता है लिक्विड मेडिकेशन को syringe में, और उससे एक्यूरेट डोसिंग आप कर सकते हो। मेडिसिन ड्रॉपर्स। Similarly, medicine droppers function based on air pressure. By compressing the rubber bulb, air is expelled, creating a lower pressure inside the dropper than outside. This causes the liquid medicine to rise into the dropper for precise administration. तो इसी तरीके से जो मेडिसिन ड्रॉपर होते हैं ये फंक्शन करते हैं बेस्ड ऑन एयर प्रेशर। तो बाय कंप्रेसिंग द रबर बल्ब को कंप्रेस करके एयर उसमें से एक्सपेल हो जाती है, जिससे लो प्रेशर क्रिएट होता है ड्रॉपर में एज कम्पेयर टू आउटसाइड। इसकी वजह से क्या होता है? लिक्विड मेडिसिन राइज होती है इनटू द ड्रॉपर फॉर प्रिसाइज एडमिनिस्ट्रेशन। Give examples of the following example देने हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में प्रेशर का एग्जाम्पल देना है, तो ये क्या हो सकता है कि लिक्विड को सिप करना है फ्रॉम स्ट्रॉ, या फिर ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये भी उसका एग्जाम्पल हो सकता है। डिवाइसेस यूज टू मेजर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब जो लिक्विड्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वो कौन से डिवाइस की हेल्प से मेजर होता है? मैनोमीटर यूज होता है, बैरोमीटर यूज होता है। सिनेरियोज वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट। ऐसे सिनेरियो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या हो जाता है? सिरिंज फिल करने में यूज होता है, या फिर स्ट्रॉ से ड्रिंक करने में भी यूज होता है। सिचुएशंस वेयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रूशियल। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पे होता है? एयरक्राफ्ट के कैबिन प्रेशर एडजस्टमेंट में, या फिर डैम्स को डिजाइन करते हुए, ये सब इसके। ऑब्जेक्टिव टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग अ सिंपल बैरोमीटर। अब एक सिंपल बैरोमीटर की हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्लियर प्लास्टिक बॉटल, balloon, straw and ruler. Procedure: cut the balloon and stretch it over the opening of the bottle. Tape the straw horizontally onto the balloon. Measure and mark the position of the straw on a ruler. Observe changes in the straw's position over time. आपको क्या करना है? बलून को कट करना है और उसको स्ट्रेच करना है ओवर दी ओपनिंग, बॉटल की ओपनिंग पे। अब क्या करना है? आपको स्ट्रॉ को टेप कर देना है हॉरिजॉन्टली ऑनटू दी बैलून। मेजर करना है और पोजीशन मार्क करनी है आपको स्ट्रॉ की रूलर पे। फिर चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं स्ट्रॉ की पोजीशन पर टाइम के साथ। Observation: the straw moves up or down with changes in atmospheric pressure. Conclusion: atmospheric pressure can be measured using simple tools. तो हम क्या देखेंगे कि स्ट्रॉ अप और डाउन मूव करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस के साथ साथ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सिंपल टूल की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। न्यू वर्ड्स। मैग्नीट्यूड क्या है? साइज या एक्सटेंट है जिससे कोई चीज पर्टिकुलरली यूज होती है टू डिस्क्राइब स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स की, कितनी स्ट्रेंथ है फोर्स की। न्यूटन ये यूनिट है फोर्स की, एसआई यूनिट है इसकी, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, काफी सारी फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट करती है जो। फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टेंस टू मोशन, मोशन को रेजिस्ट करता है जो जब दो सर्फेसेस कांटेक्ट में होते हैं। इलास्टिक फोर्स क्या है? जो फोर्स मटेरियल पे एक्सर्ट होती है जब उसको स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ बिना उसको डायरेक्टली टच करें, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैनोमीटर क्या है? डिवाइस जिससे हम प्रेशर एक्सर्ट जो हो रहा है लिक्विड पे वो मेजर करते हैं। बैरोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। पास्कल क्या है? प्रेशर की यूनिट है, एसआई यूनिट है, जिसको पीए से डिनोट करते हैं। फोर्स क्या है? पुश और पुल है जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जिससे स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज हो सकता है। तो फोर्स पुश, पुल, स्ट्रेच या स्क्वीज कैसे भी हो सकता है। एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है? वो मूव कर सकता है स्टेशनरी बॉडी को, मोशन को स्टॉप कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फिर शेप चेंज कर सकता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट होता है। फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी हो सकती हैं। प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको पास्कल से डिनोट करते हैं, पास्कल में। प्रेशर जो लार्जर सरफेस पे है उसका स्मॉलर इफेक्ट होता है, और अगर सेम फोर्स स्मॉल सरफेस पे है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा।
लिक्विड्स और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिस कंटेनर में वो है उसकी वॉल्स पे एक्सर्ट करते हैं और इसको मैनोमीटर एंड बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो फोर्स जो एक्सर्ट होता है बाय द एयर अबव अस विच डिक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड, तो हायर एल्टीट्यूड पे डिक्रीज हो जाता है। टाक इन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन हमें इसमें चूज करना है। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो दैट इज न्यूटन। Which of the following is an example of non-contact force? इसमें से non-contact force के example क्या है, gravitational force है। What is the force that called that opposes the motion of two surfaces sliding against each? तो वो कौन सी फोर्स है जो दो सरफेस के मोशन को अपोज करती है जो एक दूसरे पे स्लाइड हो रहे होते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं हम, फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्स इज अ पुश और डैश एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स क्या है, पुश और पुल है जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, अब जो फोर्स की स्ट्रेंथ है उसको किस में मेजर करते हैं हम, न्यूटन में मेजर करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, जो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, प्रेशर को हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं जिसको और क्या बोलते हैं हम, पास्कल। डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर, अब जो डिवाइस प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स उसको क्या बोलते हैं हम, मैनोमीटर। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, एक्ट्स टू स्पीड अप द मोशन, वो एक बॉडी के मोशन को स्पीड अप कर देता है, फॉल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। यूनिट ऑफ प्रेशर इज नेम्ड आफ्टर ब्लेस पास्कल, प्रेशर की जो यूनिट है उसको ब्लेस पास्कल के नाम पे रखा गया है, ट्रू। मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ओनली बाय लिविंग बीइंग, सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फॉल्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं बैरोमीटर की हेल्प से, ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस